नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये श्रृंखला, ये प्रश्नोत्तरी आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी का गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने निबंध विधा की रचनाओं को, नाटक विधा की रचनाओं को, कहानी विधा की रचनाओं को कवर कर लिया है। और आज हम देखेंगे उपन्यास विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है जो कि उपन्यास विधा से है। पहला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? आपको बताना है कि ये कथन किस इतिहासकार का है। मैं कथन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही प्रभाव डालता है या असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? आपके सामने ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कथन है ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होंगे। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार व मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। बच्चन सिंह साहित्य इतिहास पर दो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। बच्चन सिंह ने साहित्य इतिहास पर दो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ है उनका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं बच्चन सिंह जी के। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अधिखिला फूल, ये उपन्यास यशपाल जी का है। लौंग लता उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। वैशाली की नगरवधू चतुरसेन शास्त्री का है। और सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर का है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि अधिखिला फूल ये हरिऔध जी का उपन्यास है। यहाँ पे यशपाल जी लिखा हुआ है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शेष आप जानते हैं कि लौंगलता नामक उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। वैशाली की नगर वधू ये उपन्यास चतुरसेन शास्त्री जी का है। और सुहाग के नूपुर ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। इस प्रश्न की व्याख्या में हम देख लेते हैं। अधिखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप या अप्सरा का साप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। अगला प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? डॉक्टर काशीनाथ द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? ऑप्शन है सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, या दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। तो उपसंहार की कथा वस्तु आधारित है ऑप्शन बी, महाभारत पर, और महाभारत युद्ध के बाद में कृष्ण के जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन का वर्णन उपसंहार नामक उपन्यास में काशीनाथ जी ने किया है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित है।
इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में ढकेल दिया है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय जी का उपन्यास है, इस उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है विनम्रता, भावुकता, उदारता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। शेखर एक जीवनी का जो नायक है उसके चरित्र की ये तीनों विशेषताएं नहीं हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या थी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक शेखर के चरित्र की विशेषताएं हैं विद्रोहता, उसकी जो विशेषताएं हैं वो है विद्रोहात्मक प्रवृत्ति, जिज्ञासु, भय तथा सेक्स से घिरा हुआ। वो विद्रोही प्रवृत्ति का है, जिज्ञासु है, भयग्रसित है और सेक्स से घिरा हुआ है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका प्रकाशन 1940 से 1944 के बीच में, कुछ पुस्तकों में 1941 से 1944 ईस्वी दिया है, जो कि गलत है। शेखर के बचपन का नाम था बुद्धदेव। यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर और द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर। ध्यान दीजिएगा, यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर। इसमें तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। तो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में कुछ तथ्य थे। यह उपन्यास 2 भागों में तथा 4 खंडों में विभक्त है। देख लीजिए, यहाँ पे 2 भाग हैं इसके और 4 खंड हैं। चारों खंडों के नाम दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है। वो कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कब तक पुकारूं, बी है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। तो यहाँ पे आपने देखा कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास है, अपने अपने अजनबी भी अज्ञेय जी का है, नदी के द्वीप भी अज्ञेय जी का है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो कब तक पुकारूं ये उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है, ये रांगे राघव जी का उपन्यास है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी अपने अपने अजनबी तथा नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के उपन्यास हैं, जबकि कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? आपको बताना है। ऑप्शन है भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा, अपने अपने अजनबी या शेखर एक जीवनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी के विषय में ये बातें हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से 1940 ईस्वी में हुआ था। यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में 4 खंड हैं, जो कि अभी आपने ऊपर देखा था। शेखर एक जीवनी उपन्यास में प्रथम भाग का नाम उत्थान शीर्षक युक्त है तथा द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष। प्रथम भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। भूमिका का कथन है कि शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं शेखर, जो कि नायक है, शशि हैं, शारदा हैं और सरस्वती हैं। शेखर, शशि, शारदा और सरस्वती। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। इस पर रोमा रोला की पुस्तक जा
क्रिस्टॉफ का भी प्रभाव है। विशंभर मानों के अनुसार शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। विशंभर मानों के अनुसार शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा या यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय जी, ऑप्शन ए। अपने अपने अजनबी उपन्यास के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यह उपन्यास अज्ञेय के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति का है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञेय ने इसकी रचना दो पात्रों में, जिनमें योके और सिल्मा हैं, उनके माध्यम से की है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में या सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? मैं फिर से पढ़ती हूँ एक बार इस कथन को। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में या सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकमल राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस कथन के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, ये सूक्तिपरक अभिमत डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। आपको बताना है अलमा कबूतरी उपन्यास है और उसके रचनाकार का नाम है, एक तरफ उपन्यास दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो अलमा कबूतरी ये मैत्री पुष्पा जी की रचना है। छप्पर आवा चित्रा मुदगल जी का है। छप्पर इसमें जयप्रकाश करदम जी का है और मुक्ति पर्व है मोहनदास नैमिषराय जी का। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अलमा कबूतरी उपन्यास है मैत्री पुष्पा का, छप्पर जयप्रकाश करदम का है, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय का है और आवा चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मृगांतक, जिसके रचनाकार हैं गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश ममता कालिया, पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु और रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। तो इसमें दिलो दानिश नामक रचना जो है वो ममता कालिया की नहीं है, ये कृष्णा सोबती जी की रचना है। ऑप्शन बी दिलो दानिश ममता कालिया की रचना नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, दिलो दानिश ये या तो कृष्णा सोबती की है या फिर ये नासिरा शर्मा की, एक बार मैं देखना चाहूँगी। वैसे ये कृष्णा सोबती मेरा ध्यान जा रहा है। तो आपको बताना है कि दिलो दानिश किसकी रचना है, यह आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ उपन्यास हैं, एक तरफ उनके लेखकों के नाम हैं। तो भाग्यवती नामक उपन्यास क्या लज्जाराम मेहता जी का है या 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी का है, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है और परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है? तो इसमें 100 अजान एक सुजान बिल्कुल सही है, ये बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न भी जगमोहन सिंह का है। परीक्षा गुरु आप जानते हैं, ये सर्वविदित है कि लाला श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है, जिसको हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है, परीक्षा गुरु। लेकिन भाग्यवती ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास नहीं है, ये रचना है श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की भाग्यवती। ये प्रारंभिक उपन्यासों में से इसका भी नाम आता है। हिंदी के जो प्रारंभिक उपन्यास हैं उसमें भाग्यवती का भी नाम आता है। तो भाग्यवती लज्जाराम मेहता ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है इनमें कौन सा सुमेलित है। इससे पहले प्रश्न में था सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा। त्यागपत्र,
अज्ञेय की रचना बताई गई है। अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें, भीष्म सानी, जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। तो यहाँ पे त्यागपत्र ये यशपाल का है, अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती का है, गिरती दीवारें भीष्म त्यागपत्र ये अज्ञेय जी का है, ये सुमेलित नहीं है। अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती का है, ये भी सुमेलित नहीं है। गिरती दीवारें भीष्म सानी का है, ये भी सही नहीं है। और जहाज का पंछी इलाचंद जोशी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि त्यागपत्र रचना है यशपाल की, अपने अपने अजनबी ये रचना है अज्ञेय जी की। गिरती दीवारें मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें लिखा होगा। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क जी की रचना है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा से संबंधित उपन्यास कौन सा है? समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में वर्णित है? आपको बताना है। 4 उपन्यास आपको नीचे दिए हुए हैं। जुलूस, नाच्यो बहुत गोपाल, मैला आंचल या परती परिकथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भंगियों के जीवन गाथा पे आधारित ये उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल, और ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित नाच्यो बहुत गोपाल समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित है। इसमें भंगी समाज के इतिहास तथा संस्कृति का कारुणिक चित्रण है। इसमें निर्गुनिया नामक महिला पात्र का एक मेहतर के साथ पलायन दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से पढ़ती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित ये उपन्यास है। इसमें भंगी समाज के इतिहास और संस्कृति का कारुणिक चित्रण है। इसमें निर्गुनिया नामक महिला पात्र का एक मेहतर के साथ पलायन दिखाया गया है। अगला अमृतलाल नागर जी के अन्य उपन्यास हैं सेठ बाके मल। 1944 ईस्वी में इनका सेठ बाके मल उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जो कि इनका प्रथम उपन्यास है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लखनऊ शहर के एक चौक पर केंद्रित ये रचना है, क्योंकि अमृतलाल नागर जी लखनऊ से संबंध रखते थे, इसलिए इन्होंने लखनऊ और लखनऊ के आसपास के स्थानों का और आसपास की चीज़ों का इन्होंने अपने उपन्यासों में वर्णन किया है। अमृत और विष 1966 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अंग्रेजी शासनकाल से स्वतंत्रता तक की स्थिति पर ये केंद्रित है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा इनका उपन्यास है। 1968 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। समरू बेगम पर आधारित इनका ये उपन्यास है। अगला उपन्यास है इनका मानस का हंस, जो कि 1972 ईस्वी में उपन्यास ये प्रकाशित हुआ था, और ये इनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है। राम और काम के द्वंद्व पर आधारित ये उपन्यास है इनका, तुलसीदास के जीवन पर आधारित। मानस के हंस का जो वर्ण विषय है वो है राम और काम के द्वंद्व पर आधारित ये उपन्यास है। 1972 ईस्वी में प्रकाशित। इनका एक और उपन्यास है खंजन नयन, जो कि 1980-81 में प्रकाशित हुआ था, और ये सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तीसरी सत्ता नामक एक उपन्यास है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र या निर्मल वर्मा। तो तीसरी सत्ता नामक उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित आदि उपन्यासों के लेखक गिरिराज किशोर हैं। अगला प्रश्न है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या प्रभाकर माचवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30, 40, 50 ये उपन्यास है प्रभाकर माचवे जी का। प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद, किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है फांस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? फांस एक उपन्यास है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है।
ऑप्शन है पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति या मिथिलेश्वर। तो फांस जो है एक बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है और ये इसके जो रचनाकार हैं वो संजीव जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी वर्ण विषय देख लेते हैं, किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है। बहुत ही चर्चित उपन्यास है ये संजीव जी का। फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर के लगभग पिछले 2 दशक से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियाँ शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचार के कारण सीधे साधे किसानों की ज़िंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती गई। अगला प्रश्न है, फांस उपन्यास के मूल कथ्य क्या हैं? फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ऑप्शन है गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष या दलित संघर्ष। तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। ऑप्शन है काली आंधी, डाक बंगला, चौखट या कितने पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौखट कमलेश्वर जी का उपन्यास नहीं है। शेष उपन्यास कमलेश्वर जी के हैं, चौखट इनकी रचना नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजा निर्वंशिया जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उससे वे एक बड़े कथाकार बन गए। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चौखट उपन्यास के रचनाकार का नाम है द्रोणवीर कोहली। ध्यान दीजिएगा, चौखट जो उपन्यास है उसके रचनाकार हैं द्रोणवीर कोहली। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? सुबह दोपहर शाम ये किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या कमलेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये रचना है कमलेश्वर जी की। कमलेश्वर जो कि हिंदी नई कहानी से जुड़े हुए लेखक हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।